हेलो बच्चा पार्टी, मैं प्रशांत पाठक आपका फिर से स्वागत करता हूं रोशन साह स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, चैप्टर 4 कल हमने देखा था कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं, तीनों मेथड सीखे थे। और आज मैं आपके लिए चैप्टर 4 में कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स पे। तो बच्चा क्वेश्चन पे ध्यान देना। अगर आप एक दो क्वेश्चन मेरे साथ देख लोगे तो अब आपकी जो बुक है, संदीप गर्ग बुक या टीआर जैन, जो भी आपकी बुक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन है आप सारे ट्राई करना। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें वो भेज देना, कमेंट में बोल देना, क्वेश्चन भेज देना, जैसा आपको समझ में लगे। ठीक है, आपको ऐसा काम कर लेना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, डाउट बता दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन, और देखो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है कि भाई निम्न आंकड़ों से आय विधि मतलब इनकम मेथड और व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड से राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। बच्चा परेशान नहीं होना है, मैंने इसलिए कहा था कि इंग्लिश में थोड़ा करोगे तो आसान रहेगा, क्योंकि आपको शॉर्ट में कीवर्ड्स याद रखने की किसका क्या मतलब होता है। अब आओ देखो, मैं आपको दिखाता हूं कि मैं आय विधि का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करूंगा। राष्ट्रीय आय निकालना है। देखो, मुझे बहुत साफ और सीधे शब्दों में पता है कि मेरा आय विधि राष्ट्रीय आय पे नहीं जाता है। आय विधि आपको कहां ले जाता है बच्चों? एनडीपी एफसी पे, है ना। आय विधि कहां ले जाता है? एनडीपी एफसी पे। और राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है बच्चा? क्या बताया था? राष्ट्रीय आय क्या होता है? एनपीएफसी। तो अब क्या करना होगा? सब कुछ ठीक है, बस डीपी को किस पे लाना पड़ेगा? एनपी पे। और मैंने बताया था आपको कि डीपी को एनपी पे लाने के लिए प्लस करते हैं इसमें क्या? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो अगर मैं एनडीपीएफसी पे आ जाऊं तो बहुत आराम से एनएफआईए जोड़ूंगा और एनएनपीएफसी पे चला जाऊंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब तुम ये देखो कि कल हमने क्या सीखा था वीडियो में, कि इनकम मेथड में तीन तरीकों की इनकम होती है। एक होता है सीओई, हिंदी कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस दूसरा क्या होता है आपका? ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचालन अधिशेष। और तीसरा क्या होता है बच्चों? मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय। ठीक है, याद आया सबको? अच्छा, उसके अलावा आप ध्यान दो, सीओई में क्या क्या था? सीओई में तीन चीजें थी। कैश भी हो सकता है बच्चा, नगद के रूप में पारिश्रमिक, फिर काइंड भी हो सकता है, किस्म के रूप में पारिश्रमिक, और उसके अलावा इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन, मालिक का योगदान सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। और ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या था बच्चा? प्रॉपर्टी और इंडस्ट्री, है ना, संपत्ति से आए या उद्योग से आए। प्रॉपर्टी में तीन चीजें थी आपकी, अगर याद है, रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी। कुछ याद आया? किराया, ब्याज और लगान। और इंडस्ट्री में क्या था बच्चा पार्टी? यहां था प्रॉफिट। और याद करो, प्रॉफिट के कितने पार्ट्स थे? तीन। प्रॉफिट में कितने टुकड़े थे बच्चा? तीन टुकड़े थे। पहला था कॉर्पोरेट टैक्स, हिंदी निगम कर। दूसरा था आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ। और तीसरा था आपका डिविडेंड, लाभांश। अब देखो बच्चे, मैं सिखाना क्या चाहता हूं, एक दो क्वेश्चन करते मेरे साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मैं सिखाना ये चाहता हूं कि आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए इस तरीके से, इसलिए मैं कह रहा था इंग्लिश में करो। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं चीजों को पढ़ूंगा, जहां की जो चीज होगी वहां डाल दूंगा। देखो, इनकम मेथड का कर रहे हो ना, ध्यान रखना। आय विधि कर रहे हो, इनकम मेथड। पहला ब्याज 150। ब्याज देखो मैं पता है कहां आता है, ये रहा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, तो ब्याज ये रहा 150। बोलो ठीक हो? ठीक हो? ब्याज के बाद देखो किराया, किराया भी यहीं पे आता है, ये रहा 250, 250 का किराया। रोशन फोन दे दियो मेरा भाई, 250। उसके बाद आगे बढ़ो, देखो क्या है, किराया हो गया, ब्याज हो गया। आगे देखो, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये व्यय विधि में आता है, इसे छोड़ दो। निजी अंतिम उपभोग व्यय, ये भी व्यय विधि में आता है, इसे छोड़ दो। फिर लाभ, प्रॉफिट, देखो कितना है लाभ आपके पास? लाभ है आपके पास दो हो गए, ये रहा लाभ, ये रहा आपके पास 640 रुपए का लाभ। अब ये लाभ प्रॉफिट, आय विधि में ये देखो, इंडस्ट्री में ये रहा लाभ प्रॉफिट 640, यहां प्रॉफिट डाल दो 640। आगे बढ़ो, कर्मचारियों को पारिश्रमिक, देखो सीधा गिवन है, कर्मचारियों को पारिश्रमिक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सीधी ये चीज गिवन है। अब इस बात पे ध्यान देना है तुम्हें कि सीधा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, कितना?
1000 गिवन है ये, ठीक है। अब मेरी बात समझो बच्चे, अब अगर सीओई के अंदर की कोई चीज गिवन होगी, जैसे मान लो सैलरी एंड वेजेस, मजदूरी तथा वेतन, या कर्मचारियों को फ्री यातायात सुविधा, तो वो सब मतलब इसके अंदर की जो चीजें होती हैं, अब अगर वो सब गिवन होगी तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे सीधा क्या मिल गया है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऐसे देखो यहाँ पे सीधा लाभ मिल गया है ना मुझे, तो अगर इधर की कोई चीज गिवन होगी तो मैं उसे इग्नोर मार दूंगा। ये बात आपको समझनी होगी कि अगर बड़ी चीज गिवन है तो छोटी चीज उसमें थोड़ा ना लेंगे अब। चलो आगे बढ़ो। कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बाद विदेशों को शुद्ध साधन आय, विदेशों को मतलब विदेशों को शुद्ध साधन आय क्या है ये आपका, ये है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। अभी इसको आपको रहने दो, ये आपके पास है 30। अभी आते हैं इसके ऊपर भी, देखो एनआईटी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, एनआईटी इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? एनआईटी की जरूरत कब होती है, अगर हमें एमपी से एफसी पे जाना हो तो एनआईटी को माइनस करते हैं, और एफसी से एमपी तो एनआईटी प्लस, तो कोई जरूरत नहीं है। शुद्ध निर्यात छोड़ दो, इस मेथड में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि निर्यात की जरूरत पड़ती है हमें कौन से मेथड में, व्यय विधि में। उसके बाद स्थिर पूंजी का उपभोग, डेप्रीशिएशन, मूल्यह्रास, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कब चाहिए होता है, जब ग्रॉस से नेट पे जाना हो, सकल से शुद्ध पे जाना हो। तो देखो पहले ही हम नेट पे हैं। उसके बाद निबल शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण, मतलब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी व्यय विधि का पार्ट है, इसे भी छोड़ दो। लो क्लियर है? देखो क्या हुआ, ध्यान से देखो, इधर क्या है आपके पास 640 इंडस्ट्री की इनकम, इधर क्या है 250 जमा 150, बोलो क्या हो जाएगा, 250 जमा 150 आपका ये 300 400 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलो 400 जमा 640 कितना हो जाएगा, 1040। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ गया, 1040। एमआई मिक्स इनकम क्वेश्चन में नहीं है, 0। अब देखो बच्चा, सीओई है 1000, ऑपरेटिंग सरप्लस 1040 और मिक्स इनकम 0, तो दोनों को तीनों को जोड़ लो तो 2040 आ गया एनडीपीएफसी। मैं यहां लिख देता हूं, मेरा ये एनडीपीएफसी आ गया, कितना आ गया, एनडीपीएफसी आ गया, कितना आ गया आपका 2040, ठीक है सबको। अब हमें पता है, क्वेश्चन ने बोला क्या निकालना है, राष्ट्रीय आय, और मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है एनएनपीएफसी, तो मुझे इसको एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी पे ले जाना पड़ेगा, प्लस एनएफआईए। अब देखो गिवन क्या है, विदेशों को मतलब विदेशों से, मतलब वहां से हमने कमाया, विदेशों को मतलब वो हमसे कमा के ले गया ना, तो विदेशों को कारक आय गिवन है 30। देखो मैंने आपको बताया था, मैं यहां लिख देता हूं, एनएफआईए कैसे निकालते हैं, एनएफआईए निकालते हैं फ्रॉम -2 करके, मतलब फीफा, यहां पे होता है फीफा, ठीक है, और इधर क्या होता है फीटा, समझ गए मेरी बात। फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से कारक आय, और ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, विदेशों को कारक आय, और हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है। बात समझ में आई, क्या गिवन है समझ में आ गया, तो आप एनएफआईए निकाल लो। देखो मैं दिखा देता हूं आपको, ये है नहीं हमारे पास, ये 0 है, और ये दूसरी चीज गिवन है आपके पास, कितनी, दूसरी चीज है 30, तो -30, तो एनएफआईए क्या आ जाएगा, 0 - 30 मतलब -30 आ गया हमारे पास। क्लियर सबको, एनएफआईए क्या आ गया, -30। अब आप हो एनडीपीएफसी पे, आपको एनएफआईए जोड़ के नेशनल इनकम पे जाना है, तो चले जाओ बच्चों 2040, ये आपका एनडीपीएफसी, और प्लस करना है क्या, एनएफआईए, जो कितना है -30, तो जैसे ये जुड़ेगा 2010, ये आपको मिल गया 2010, और यही है आपका क्या, ये रहा देखो 2010, यही आपका क्या है, एनपीएफसी, बोलो ठीक हो, ठीक हो, स्क्रीनशॉट करो फटाफट, और तरीके को देखो कि कैसे मैं कैलकुलेट करता हूं, बहुत सिंपल। मैंने इनकम मेथड में क्या क्या आना है लिख लिया, ठीक है, फिर मुझे पता है इनकम मेथड एनडीपीएफसी पे ले जाएगा। क्वेश्चन ने बोला फाइंड करो नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी, तो एनडीपीएफसी पे आते ही एनएफआईए हम जोड़ेंगे तो हम एनएनपीएफसी पे आ जाएंगे, बात खत्म। तो देखो इधर क्या क्या गिवन था, सीओई सीधा गिवन था, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट इंटरेस्ट जोड़ के प्रॉपर्टी की इनकम निकाल ली, इंडस्ट्री की तरफ प्रॉफिट सीधा 640 गिवन था, तो 400 जमा 640 1040 ऑपरेटिंग सरप्लस, मिश्रित आय मिक्स इनकम 0 था, ये आपके पास 1000 था, तो टोटल 2040, एनडीपीएफसी आ गया आपके पास। एनडीपीएफसी आपके पास आया, जैसे उसमें हमने जोड़ा क्या, एनएफआईए, जो हमारा फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड नहीं था, टू अब्रॉड था, विदेशों को कारक आए, है ना। तो NFI कैसे निकालते हैं, फ्रॉम -2, तो फ्रॉम 0 था, 2 हमारे पास 30 था, तो NFI ये -30 आ गया। जैसे इसमें मैंने जोड़ा 2040 में जोड़ा -30, तो 2010 हमारा आंसर आ गया। ठीक है रोशन बाबू, पक्का समझ में आ गया। अरे यार बच्चों रोशन आ गया, तुम बताओ यार, नहीं आया तो कमेंट में बोल देना। ठीक है चलो हटा दे इसको, कर लो स्क्रीनशॉट। चलो इसी क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन ने बोला इसी को व्यय विधि से भी करके दिखाओ, तो लो जी व्यय विधि से भी मैं आपको करके दिखाता हूं और आपको समझ में आएगा मैं कैसे सॉल्व करता हूं। हटा दो इसे, बोलो हटाऊं, हटाऊं, कर लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब ध्यान देना एक बारी कि व्यय विधि क्या कहता है। उम्मीद करता हूं याद होगा आपको व्यय विधि क्या कहता है। उम्मीद करता हूं व्यय विधि का फॉर्मेट याद है, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मेट याद है सबको। बेटा देखो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, मैंने समझा दिया है, आई थिंक 30 मिनट की वीडियो थी कल की, तो उसमें फॉर्मूला समझा दिया, याद आपको रखना पड़ेगा। अब देखो हमें निकालना क्या है, फिर से फोकस करो, हमें निकालना क्या है, नेशनल इनकम। मैं इधर लिख देता हूं, नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम होता है NNPFC। लेकिन लेकिन व्यय विधि कहां तक लाएगा, GDP-MP पर लाएगा। फिर इसमें कुछ चीजें प्लस माइनस करके मैं उसे NNPFC पे ले जाऊंगा। तो चलो पहले व्यय विधि से GDP-MP निकालते हैं। GDP-MP याद करिए, व्यय विधि में सर ने क्या क्या कहा था। पहला क्या होता है, पहला होता है निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस दूसरा क्या होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, प्लस तीसरा क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, और प्लस में चौथा क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बस ये चार चीजें होती है। और बेटा इसमें दो चीजें होती है, याद रखो, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, फिक्स मतलब हिंदी स्थिर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, कैपिटल फॉर्मेशन। और प्लस इधर क्या होता है बच्चा, चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन, जिसे कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। याद आया आपको, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। चलो पहले ये काम कंप्लीट कर लें। चलो पहले हम GDP-MP तक आते हैं। चलो देखो क्या क्या गिवन है। क्या आपके पास निजी अंतिम उपभोग व्यय है, ढूंढो क्वेश्चन में है क्या, हाँ है, ये रहा निजी अंतिम उपभोग व्यय। कितना था, 1200 था ना, डाल दो यहाँ पे 1200, डाल दो भैया 1200। चलो उसके बाद क्या है, क्या आपके पास सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है, हाँ बिल्कुल ये रहा 600, डाल दो सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। अब देखो बेटा आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, ये ध्यान देना है। मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास पूंजी निर्माण है या स्थिर पूंजी निर्माण है, ये आपको ध्यान देना है। देखो ये रहा देखो क्या लिखा है, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण, मतलब स्थिर वाला नहीं है, ये नीचे वाली चीज नहीं है। अगर ये होती स्थिर पूंजी निर्माण तो उसमें मैं माल सूची निवेश, स्टॉक में परिवर्तन दोनों को जोड़ के ये निकालता। अभी क्वेश्चन को बोलो थैंक यू क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि उसने सीधा क्या बता दिया, ये ऊपर की चीज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कि उसने बता दिया आपको, बस हमें जी चाहिए तो उसने एन पे बताया है, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारे पास ये गिवन है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि हमें ग्रॉस पे चाहिए, ग्रॉस सकल पे, और वो हमें निबल मतलब शुद्ध पे दे रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना दे रहा है वो 340, ग्रॉस पे चाहिए हमें, वो नेट पे दे रहा है। बहुत सिंपल है, एन से जी पे अगर जाना होता है, नेट से ग्रॉस पे जाना होता है, तो मैंने सिखाया था प्लस करना होता है मूल्यह्रास, डेप्रीशिएशन। तो देखो ये नेट पे कितना है 340, देखो डेप्रीशिएशन गिवन है, ये रहा स्थिर पूंजी का उपभोग 50, तो अगर मैं 340 में ये 50 जोड़ लूंगा तो बस जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया। ठीक है, 340 था जमा 50 जोड़ के, ये कितना हो गया आपका 390, 390। मैं कहा लिख दूं, मैं यहां लिख देता हूं 390, 390, बोलो ठीक हो। ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, सीधा सीधा मिल गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बुक वालों ने, क्वेश्चन वालों ने शुद्ध दिया था, शुद्ध, लेकिन मुझे शुद्ध नहीं, मुझे सकल चाहिए, ग्रॉस चाहिए, तो उसमें डेप्रिसिएशन मैंने जोड़ लिया। अब ये देखो शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात कितना गिवन है -40। सुन गया मेरी बात बेटा, हमें चाहिए होता है नेट एक्सपोर्ट, शुद्ध निर्यात। ठीक है, और वो गिवन है हमारे पास कितना -40। अगर ना गिवन होता तो निर्यात माइनस आयात करके मैं निकालता। लो भैया इसको जोड़ो, कितना हो गया 1200 और 600, 1900, 1900 गया ना भाई साहब, और सॉरी 1800 गया, देख रहे हो
12 और 6 1800, 18 और 3 21, 2100 और 2190 माइनस 40 2150। ठीक है रोशन बाबू, 2150 2150। क्या हमारा आंसर आ गया? क्या हम नाचे? नहीं भाई, अभी आंसर नहीं आया। अभी क्यों नहीं आया आंसर? अभी तो जीडीपी एमपी आया। क्वेश्चन को क्या चाहिए? वो इंतजार कर रहा है एनएनपी एफसी पे। चलो निकाल देते हैं, बहुत सिंपल है। क्या सिखाया मैंने आपको? जी से एन पे जाना है तो क्या करना है? माइनस करना है। क्या? मूल्यह्रास, डेप्रीशिएशन। अच्छा, डीपी से एनपी, जी से एन माइनस डेप्रीशिएशन। डीपी से एनपी पे जाना है तो क्या करना है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो क्या करना है? तो आपको प्लस करना है। क्या प्लस करना है? NFIA। और उसके बाद एमपी से एफसी पे जाना है तो क्या सिखाया था? माइनस करना है। क्या? NIT। उम्मीद करता हूं आपको पहले से याद है, मैं अब याद दिलवा भी देता हूं फिर से। देखो, एन से जी प्लस डेप्रीशिएशन, जी से एन माइनस डेप्रीशिएशन। ठीक है, ऐसे ही एमपीएफसी, एमपी से एफसी, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी, है ना, और एफसी से एमपी प्लस एनआईटी। उम्मीद करता हूं ठीक है सबको। और उसके बाद एनपीडीपी, याद दिलवा रहा हूं बस मैं आपको, एनपी से डीपी माइनस एनएफआईए और डीपी से एनपी प्लस एनएफआईए। ठीक है, तो उसी का मैंने यूज किया। देखो ना, हम ग्रॉस पे थे, नेट पे जाना था माइनस डेप्रीशिएशन, डीपी से एनपी पे जाना था प्लस एनएफआईए, एमपी से एफसी पे जाना था माइनस एनआईटी। खत्म। बताओ जीडीपीएमपी कितना आया था मेरे बच्चों? जीडीपीएमपी कितना आया था? ध्यान देना सभी लोग, जीडीपीएमपी आया था 2150 माइनस मूल्यह्रास। कितना था मूल्यह्रास? 50 का था ना, तो माइनस 50, 50 हमने कर दिया माइनस। फिर प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों को शुद्ध साधन आय। विदेशों से चाहिए हमें, उन्होंने को दे रखा है, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा बेटा? देखो ना, हमें प्लस करना है। क्या हमें प्लस करना है? कितना है ये? विदेशों को शुद्ध साधन आय 30। हमें प्लस करना है क्या? माइनस का 30। समझ गया? माइनस क्यों बोल रहा हूं? मुझे चाहिए विदेशों से कारक आय। क्वेश्चन हमें दे रहा है विदेशों को कारक आय, तो उल्टी चीज दे रहा है, तो मैंने माइनस में ले लिया उसको। ठीक है, और फिर एनआईटी, एनआईटी हमें माइनस करना है। गिवन है एनआईटी, शुद्ध अप्रत्यक्ष करिएगा 60 गिवन है, तो ये हमें करना है माइनस। लो जी भैया, कर दो कैलकुलेशन और पा लो अपना आंसर। मैं कर देता हूं, थोड़ी कैलकुलेशन वीक हो गई है मेरी, मैं थोड़ा कमजोर हो गया हूं, मैं बचपन में अच्छे से नहीं पढ़ता था। 2150 माइनस 50, और ये भी बेटा माइनस हो जाएगा, माइनस 30 और फिर प्लस 60। ठीक है ना? प्लस में क्या है? क्या था आपका? एक मिनट एक मिनट, पहला क्या था? 2150, फिर आपके पास क्या है? माइनस का 30, माइनस के 30 के बाद माइनस का 50, माइनस के 50 के बाद माइनस का 60। तो लो बच्चा, क्या 2010 पहले भी आया था 2010 आपका, दोबारा कैलकुलेशन करके 2010। आप नोटिस करो, एक ही सेम चीज निकाल रहे थे ना आप, नेशनल इनकम निकाल रहे थे, राष्ट्रीय आय। पिछले मेथड में आय विधि से निकाला, इस मेथड में व्यय विधि से निकाला, तो चीज तो सेम निकाली तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो देखो इस बार भी आंसर आपका क्या आया? 2100, मतलब सॉरी 2100 बोल रहा हूं, 2010। ठीक है, पिछली बार भी ये आया था आपका 2010। बोलो ठीक हो? ठीक हो? तो दोनों मेथड के एक एक क्वेश्चन देख लिए। चलो एक और दिखा देता हूं आपके दिल रखने के लिए, बस आपको ट्राई करके कमेंट करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन ट्राई करो, आपके जितने डाउट आएंगे आप कमेंट कर देना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी तो बीच बीच में न्यूमेरिकल की वीडियो बार बार लाता रहूंगा, अभी सिखाया था तो इसलिए एक दो क्वेश्चन करवा दिए ताकि आप अटेम्प्ट करना सीख पाओ। लो चलो इसे स्क्रीनशॉट मारो, करो स्क्रीनशॉट। चलो हटा दूं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो आपके लिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्या लिखा है, लिखा है आय और व्यय विधि से, मिला आपको, है ना? आय और व्यय विधि से साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालिए। क्या मजाक कर रहा है ये? साधन लागत मतलब फैक्टर कॉस्ट, सकल मतलब ग्रॉस, और राष्ट्रीय उत्पाद मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। समझ गए क्या निकालना है? समझ गए क्या निकालना है? ग्रॉस, सकल मतलब बेटा जी, देखो इसका मतलब जी ग्रॉस, राष्ट्रीय उत्पाद मतलब एनपी नेशनल प्रोडक्ट, और साधन लागत मतलब एफसी। तो इस पर नेशनल इनकम निकालना है, राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है, लेकिन शुद्ध पे नहीं, जी पे, सकल बोल दिया ना उसने, उस पे निकालना है। कौन कौन से मेथड से निकालना है? आय और व्यय विधि से निकालना है। एक से मैं करके दिखाता हूं, बोलो किससे करके दिखाऊं? आय से करके दिखाऊं, इनकम मेथड से। चलो आय विधि से ट्राई मारते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान देना। सबको पता है आय विधि कहां लाएगा?
एनडीपीएफसी पर, है ना। इनकम मेथड कहां लेके आता है, एनडीपीएफसी पे। और फिर क्या क्या चीजें होती है बेटा, सीओई होता है, और क्या होता है, ओएस होता है, और क्या होता है बच्चा, एमआई होता है। सीओई में क्या क्या हो सकता है बच्चे, कैश हो सकता है, काइंड हो सकता है, और सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा हो सकती है। ओएस में क्या क्या हो सकता है बच्चा, प्रॉपर्टी और इंडस्ट्री, है ना। प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है बेटा, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। और इधर क्या हो सकता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट के फिर तीन हिस्से बन जाते हैं आपका, कॉर्पोरेट टैक्स, अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और डिविडेंड। ठीक है, अब आओ देखो क्या क्या गिवन है। इस तरीके से आप एनडीपीएफसी पे आओगे, पहले तो यहां तक आने की कोशिश करो। देखो मजदूरी और वेतन 800, ये किसका पार्ट है, कैश का। कैश नगद में मजदूरी और वेतन मिलता है वर्कर को, तो ये गिवन है आपके पास 800। ठीक है, फिर स्वरोजगार की मिश्रित आय, मिक्स इनकम गिवन है इस बार 160 मिश्रित आय। फिर प्रचालन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस, क्वेश्चन को थैंक यू बोलो क्योंकि सीधा आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, सीधा कितना गिवन है, 600। अब बच्चे याद रखना, अंदर की कोई भी चीज बताएगा तो मैं उसे इग्नोर मार दूंगा। ठीक है, देखो अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यहां आता है 150, लेकिन मैं इसको नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि इन सबको जोड़ के क्या निकलता, ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचालन अधिशेष सीधा ही दिया हुआ है। उसके बाद बेटा सकल पूंजी निर्माण, ये इस मेथड का नहीं है, व्यय विधि का, छोड़ दो। स्टॉक में परिवर्तन, व्यय विधि छोड़ दो। शुद्ध पूंजी निर्माण, व्यय विधि छोड़ दो। सामाजिक सुरक्षा योजना में मालिक का योगदान लेते ना बेटा, ये देखो ना, सीओई में कैश, काइंड और किसका योगदान, सामाजिक सुरक्षा में मालिक का योगदान, ये रहा ना, 100 रुपए ले लो आप। विदेशों से शुद्ध साधन आए, अभी छोड़ दो आप इसको, अभी इसको जरूरत पड़ेगी बाद में। निर्यात आयात इस मेथड में नहीं आता। ये निजी अंतिम उपभोग व्यय भी इस मेथड में नहीं आता। सरकारी अंतिम व्यय भी इस मेथड में नहीं आता, इसकी जरूरत पड़ सकती है बाद में। सरकार द्वारा भुगतान किया गया कर्मचारियों को पारिश्रमिक, सरकार द्वारा, यहाँ पे क्या था बेटा, कर्मचारियों को पारिश्रमिक था ना। अब क्या क्या गिवन है आपके पास, सरकार द्वारा भुगतान किया गया कर्मचारियों को पारिश्रमिक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय किसने दिया है, सरकार ने दिया है, तो वो भी ले लो भाई यहाँ पे 75। ठीक है, सरकार ने कर्मचारियों को पारिश्रमिक दिया 75, खत्म, सब कुछ ले लिया। चलो जोड़ो, बताओ मुझे क्या आएगा आपका, बताओ। ये हो गया 875 875 जमा में 100, ये हो गया 975 975। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस सीधा गिवन है कितना, 975 जमा 600, और जमा में क्या बेटा 160, ये आ गया आपके पास 1735। लेकिन 1735 क्या आया है, 1735 आया एनडीपीएफसी, है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकाल के दो, निकाल के दो साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब क्वेश्चन को चाहिए जीएनपीएफसी। हम हैं कहां बेटा, हम हैं एनडीपीएफसी पे। तो बेटा सबसे पहला काम एन को जी पे लाना पड़ेगा, और एन को जी पे लाने के लिए मूल्यह्रास डेप्रीशिएशन जोड़ते हैं। दूसरा काम बेटा डीपी को एनपी पे लाना पड़ेगा, और इसके लिए हम जोड़ते हैं एनएफआईए। और एनएफआईए कैसे निकलता है बेटा, फीफा मतलब फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से कितना कमाया माइनस विदेश वाले हमसे कितना कमा के ले गए। तो लो ये आपने निकाल लिया है 1735 प्लस मूल्यह्रास डेप्रीशिएशन, दिखा था मुझे कहीं पे, स्थिर पूंजी का उपभोग, देखो कहां है डेप्रीशिएशन, चाहिए ना मूल्यह्रास आपको। निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, कहां है डेप्रीशिएशन, मजदूर, स्वनियोजित, परिचालन, सकल पूंजी निर्माण। हाँ बेटा देखो मूल्यह्रास यहाँ गिवन नहीं है, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी बेटा। यहाँ पे ये देखो, इसको देखो आप और इसको देखो आप, दोनों चीजें देखो सेम है, नोटिस करो। देखो क्या ये सकल पूंजी निर्माण, शुद्ध पूंजी निर्माण, दोनों पूंजी निर्माण है, बस एक छोटा सा फर्क कि एक सकल पे है एक शुद्ध पे है, मतलब एक ग्रॉस पे है एक नेट पे है। और आप बताओ ग्रॉस और नेट के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, बोलो। जी और एन के बीच का अंतर कौन होता है, दोनों में किसकी वजह से अंतर होता है, तो मूल्यह्रास की वजह से, डेप्रीशिएशन की वजह से। तो यहां से आप बड़े प्यार से ये देखो, ये शुद्ध पूंजी निर्माण कितना है आपके पास 300, सकल पूंजी निर्माण कितना है 330। तो सकल मतलब ग्रॉस में से जैसे ही आप शुद्ध मतलब नेट घटाओगे तो जो 30 मिला वो मूल्यह्रास है आपके पास, डेप्रीशिएशन। तो लो बच्चा डेप्रीशिएशन मिल गया आपको 30। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया कैसे मिल गया, कैसे मिल गया रोशन बाबू।
ये देखो ना, दोनों सेम है ना, ये है सकल पूंजी निर्माण, ये है शुद्ध पूंजी निर्माण। तो दोनों पूंजी निर्माण, बस एक फर्क, एक सकल पे एक शुद्ध पे, और सकल और शुद्ध का अंतर क्या होता है, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। तो ये 30 मिल गया। चलो NFIA की तरफ आओ, देखो फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं गिवन है शायद से, बस क्या गिवन है, विदेशों से। वो बेटा विदेशों से शुद्ध कारक है, सीधा गिवन है, को नहीं गिवन है, ये नहीं गिवन, ये 0 है, और विदेशों से कितना है, कितना है, -20। विदेशों से कितना है, -20। तो NFIA क्या आ जाएगा, -20। तो आपको देखो बेटा यहाँ पे प्लस करना है क्या, माइनस का 20। लो भाई देखो, करो जोड़ो, क्या था आपके पास, 1700 कैलकुलेशन ठीक थी नहीं, 1735, ठीक है, 1735 प्लस 30 -20। लो भाई कर दो, क्या आएगा कैलकुलेशन, बोलो मुझे फटाफट, जोड़ो जल्दी इसको, 1735 प्लस में 30 माइनस में 20, तो 1745, ठीक है, 1745, ठीक है, 1745। बच्चे यहाँ पे ना एक एरर है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आंसर 1745 ही आएगा। बुक में 1670 रुपए लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने ये जो था ना आपके पास सरकारी वाला, ये सरकार द्वारा भुगतान किया गया कर्मचारियों को पारिश्रमिक, तो बेटा सरकार ने अगर कर्मचारियों को पारिश्रमिक दिया तो ये भी तो मजदूरी है, मजदूरी तथा वेतन 800 रुपए, ये तो निजी क्षेत्र ने दिया, तो सरकार ने भी तो 75 रुपए दिया है ना, तो वो भी तो जोड़ेंगे, तो 1745 आंसर आएगा। बुक के हिसाब से चलना है, तो उन्होंने 75 नहीं लिया है बेटा इसमें, तो जैसे आप 75 माइनस करोगे तो 1670 आएगा, लेकिन मैं आपको बता के जा रहा हूं बुक में गलत लिखा हुआ है, ये 1670 नहीं 1745 है इसका आंसर। आप देख लो, बुक को फॉलो करोगे तो बुक वालों ने क्या नहीं लिया, सरकार द्वारा भुगतान किया गया कर्मचारियों को पारिश्रमिक। क्यों भाई, ये भी तो कर्मचारी के पारिश्रमिक का हिस्सा है ना, तो ये भी तो सीओई में जुड़ना चाहिए ना, 800 जमा 75, ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है बुक में। चलिए कर लीजिए स्क्रीनशॉट, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। ऑल द बेस्ट, बाय, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, उड़ते रहिए, जय श्री राम।